आज चूँकि इंटरनेशनल वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके हवाले से अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम माँ के दूध के हवाले से कहते हैं कि कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है जो ना सिर्फ बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में उसकी मुकम्मल ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि बच्चे की पहली वैक्सीन की हैसियत भी रखता है जो कि नमूनिया हो या दीगर मोहलिक बीमारियों उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर साल 60 लाख से ज़ायद बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ सिर्फ 48% बच्चे पहले 6 माह के दौरान मुकम्मल तौर पर जो मदर फीड है वो लेते हैं, जो आलमी इदारा सेहत के जो मुकर्रर करदा 2030 के अहदाफ हैं उसके 60% से खासा कम है। माहिरीन सेहत जी खबरदार कर रहे हैं कि जो फार्मूला मिल्क है इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों की सेहत बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। और ये जो फार्मूला मिल्क या हम जिसे डब्बे वाला दूध कहते हैं उन बच्चों के लिए की ज़रूरत है जिनकी खुदा ना खास्ता माएँ ज़िंदा ना हों या वो शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन बदकिस्मती से जी अरबों रुपए गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी अशिया पे खर्च किए जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ मखसूस हालात में हमें ज़रूरी हैं, हम आम रूटीन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जी इंटरनेशनल कंपनीज़ की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लें, गुमराह कुन तशहीर कह लें, जिसने मदर फीड की अहमियत को कहीं बहुत पीछे डाल दी। और ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इंटरनेशनल, जैसे मैंने जिक्र किया, वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मनाया जा रहा है, आज हमें इसी अवेयरनेस के हवाले से बात करनी है कि हम बहैसियत कौम इस हकीकत को तस्लीम करें कि जो मदर फीड है वो ग़िज़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी है और इसके फ़रोग़ के लिए, इसकी हमायत के लिए हमें स्टेप्स भी लेना होगा। इस पे आज हम बात करेंगे। किरण मुबीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, लैक्टेशन कंसल्टेंट है आगा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच किरण साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक विद टाइम हम अवेयरनेस पे तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ कंसल्टेंट, व्हाट डू यू फील कि विद टाइम ये अवेयरनेस आ रही है कि मदर फीड जिसकी इम्पॉर्टेंस विद टाइम कम हो रही है, या लोगों को अंदाज़ा है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर वैक्सीन की सी सूरत हाल या सूरत इख्तियार कर चुका है और हर चीज़ का क्योर है जो अर्ली एज में जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी के लिए इनफैक्ट? थैंक यू सो मच आरमला। मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और माओं को जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की मुबारकबाद देती हूँ। ये जो है वो एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका मकसद जो है वो भरपूर जो है वो आगाही फराहम करना है दुनिया भर में कि ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क से बढ़कर जो है वो बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा नहीं है, कोई नशोनुमा नहीं है। तो अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि आप सही कह रही हैं कि हमारे जो अदद शुमार हैं ब्रेस्ट फीडिंग के वो दुनिया में दूसरी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो रवांडा है, ठीक है, श्रीलंका है, ये हमारे जैसी ही कंट्रीज़ हैं और 80% तक इनकी जो है वो कवरेज जो है वो हो चुकी है। लेकिन हमारा पाकिस्तान में लेस देन 40% तक ही जो है वो अब तक हम इसको कामयाब हुए हैं इसमें। तो होता यह है कि इनिशिएशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग की और फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद 2 या 2.5 माह के बाद बहुत सी माएँ इसको सस्टेन नहीं कर पाती हैं बहुत सारी मुश्किलात की वजह से। और उसमें से एक मसला ये भी है जिसमें उन्हें अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ना पड़ता है कि फौरी तौर पर इब्तदाई दिनों में मदद नहीं मिलती उन्हें और आगाही नहीं मिलती, जिसकी वजह से तंग आकर बहुत सारी माएँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़कर डब्बे का इंतखाब कर लेती हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है। तो एक अवेयरनेस हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर या बच्चा जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ ये नहीं है कि गोल्डन आवर जो पहला घंटा है वो बहुत कीमती घंटा होता है, जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है और माँ की छाती से अगर उसी वक्त उसे लगा दिया जाए तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो उस वक्त पीक पर होते हैं और वही हार्मोन्स थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन्स में। तो जब वो प्रोसेस उसी घंटे में स्टार्ट हो जाता है तो मिल्क की सप्लाई बढ़ती है, माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है और वो चांसेस कि बच्चा कितना देर तक ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा वो तमाम चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो वो 1 घंटा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या फैसिलिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में उस 1 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और माँ को एंटीनेटल के टाइम से, प्रेगनेंसी के टाइम से क्या इस बात की आगाही दी जा रही है कि उनका एक रोल चेंज होने वाला है। जब बच्चा उनके हाथ में आ जाएगा, वो पेरेंट बन जाएंगी, तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें करनी है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। तो क्या हमारी एंटीनेटल एजुकेशन का ये पार्ट है। और फिर जब बच्चा आ जाता है उसके बाद उस 1 घंटे को हम कितना अवेल करते हैं, और फिर पोस्टपार्टम में माँ को कितनी आगाही देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये तमाम अमूर जो है बहुत ज़रूरी है एक माँ को आगाही देने के लिए और फैमिली को इन्वॉल्व रखने के लिए थ्रू आउट, कि उनके सपोर्ट के बगैर अकेली माँ जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इट इज़ अ टीम वर्क। इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी रोल है, इसमें घर वालों का भी रोल है, माओ, सासों, फादर्स का रोल है। सिर्फ अकेले माँ का रोल नहीं है, तो उसे इस कमिटमेंट में अकेला ना छोड़। हाँ किरण साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सिर्फ माँ का रोल नहीं है, इसमें सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी आपने जो बात की कि जो गोल्डन आवर होता है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है उसके विद इन एन आवर आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है, और जब मैं भी मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बात करूँ तो उनका यही एक पर्सपेक्टिव है कि हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी तो हम नहीं कर पाए बच्चे को मदर फीड हॉस्पिटल के अंदर, या वही बात है कि किसी ने गाइड नहीं किया, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप फार्मूला मिल्क दे दें क्योंकि अभी मदर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, या बेबी नर्सरी के अंदर मौजूद है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो शायद जिसकी वजह से ये गोल्डन आवर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ये जो चैलेंजेस है इसको ओवरकम करना हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहला चैलेंज तो आता है कि हमारा बढ़ता हुआ रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो कहीं कहीं पर तो बिल्कुल जायज़ होता है ये डिसीजन कि अब माँ प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो सिजेरियन सेक्शन कर देना है। तो सिजेरियन सेक्शन हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो अमराज प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है। तो इन तमाम सूरतों में जब माँ की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। या फिर बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ, या फिर बच्चे को जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है वो सांस का कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से बच्चे को माँ से जो है वो सेपरेट होना पड़ता है उस टाइम पर। तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और उस दौरान जो है वो सेपरेशन करनी पड़ती है बिकॉज़ बच्चे की जान को ख़तरा होता है। अब लेकिन माँ मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होती है। कभी कभी माँ के अपने जो है वो जैसे यानी ब्लड प्रेशर का कोई इवेंट हो गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो उस सूरत में माँ को अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर हम प्रेगनेंसी से ही माँ को आगाही दें, और किसी भी सूरत में अगर बच्चे और माँ की सेपरेशन हो भी जाती है तो मदर को हम ये टीच करें या सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाएं कि माँ अपना मिल्क उस टाइम पे एक्सप्रेस कर सके। तो गोल्डन आवर अगर बच्चा खुद लैच नहीं कर पा रहा तो पंप के ज़रिए माँ का दूध जो है वो एक्सप्रेस करें, और वो प्रोसेस कम से कम स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के हार्मोन्स जो है वो मुतासर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बॉडी में। तो वो प्रोसेस को हम जो है ना वो छोड़ देते हैं तमाम कॉम्प्लिकेशंस में, इमरजेंसीज़ में। और अब माँ भी ये तस्लीम कर लेती है ओके बच्चा तो NICU चला गया है, बच्चा तो अब दूर हो गया है, तो अब जो है वो मेरा शायद रेस्ट का टाइम है, जब मुझे कहा नहीं जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डालूँगी। लेकिन ये गोल्डन आवर मिस हो चुका होता है। इसके बाद जब वो 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब वो आती हैं मेरे पास क्लिनिक में, तो इतनी देर हो चुकी होती है कि मिल्क सप्लाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। और ये हमने कोविड-19 में तो बहुत लर्न किया, जब माँओं को कोविड हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान, और माँ को 15 डेज़ के लिए जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया। तो माँओं के स्टेटमेंट्स हैं कि बाय द टाइम मेरा क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो गया तब तक मेरा दूध भी ख़त्म हो गया, और वो कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाए, और वो उनके लिए लाइफ सेविंग था उस वक्त। बाद में गाइडलाइंस ने इसको प्रूव किया
कि कोविड का इन्फेक्शन था, सीजनल इन्फेक्शन था, जो भी इन्फेक्शन था, इनफैक्ट अगर मदर को ब्लीड भी हो रही हो एक्स्ट्रा आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ब्रेस्ट फीड कराने से उनकी बच्चादानी सिकुड़ती है और ब्लीडिंग कम होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं कि जिसमें 90%, 99% बल्कि मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना नहीं चाहिए। ये रिस्क और बेनिफिट्स है ना, तो ये उसको रेशो में बेनिफिट ज़्यादा हैं, रिस्क कम है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टाइम को अवेल करें, चाहे जो भी कंडीशंस हो। वेस्ट में कुछ दिनों पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी कि माँ वेंटिलेटर पे थी और फादर जो है वो माँ को आईसीयू में जो है वो उनका मिल्क एक्सप्रेस कर रहे थे ब्रेस्ट पंप से। तो ऐसी चीज़ें अगर हम आगाही दें तो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। बिल्कुल, यू आर सो राइट। और ये अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किरण साहिबा आपने बात की। अच्छा, अब ये तो आपने कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसमें एक बच्चे के लिए अभी कभी कभी हम चैलेंजिंग समझते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉपरेशन का एलिमेंट है। आई रियली वांट कि अब आप हमें ये जो फार्मूला मिल्क है इसके नुकसानात बताएं, क्योंकि हम बहुत जल्दी वही बात है कि कहीं भी किसी सूरत में भी मदर के लिए कोई चैलेंजिंग सूरत हाल हो तो वो वही बातें हिम्मत हार जाती हैं कि अब बच्चा नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूं। सो हम फ़ौरन से फार्मूला मिल्क के लिए डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या उससे कहते हैं जी ये लाएं और ये डब्बा दे दें। अब वो फार्मूला मिल्क पे जो बच्चा डिपेंडेंट है, अब उसके नुकसानात क्या हैं, ताकि जो न्यू मदर्स हैं या जो इस वक्त प्रेग्नेंट ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो भी हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए भी हो कि ये एक चीज़ नुकसानदेह है फॉर द लॉन्गर रन। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि अगर गोल्डन आवर में माँ का दूध पहुँच जाए तो ये होता है कि पहले तो ये समझना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो ब्रेस्ट मिल्क में लिविंग सेल्स हैं। अब लिविंग सेल्स का मतलब ये है कि वो वक्त के साथ बच्चे की एज के मुताबिक उसके जो खलिए हैं या उसकी इम्यूनिटी का लेवल है वो चेंज होता है। तो जैसी बच्चे की डिमांड है, जैसे बच्चे की एज है, वो उस तरह से चेंज होता है। नाउ कमिंग टू द फार्मूला मिल्क, वो एक प्रोसेस्ड मिल्क है। काउज मिल्क को ही जो है वो प्रोसेस करते हैं और ताकि वो उस काबिल बन जाए कि बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा उसको टॉलरेट कर सके। तो एक वो लैब में सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री से हमारे पास आया है। माँ का दूध बिल्कुल नेचुरल है, उसको किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे हाइजीनिक मेजर्स लेने की नीड नहीं है जो आपको फार्मूला की प्रिपरेशन में करने पड़ते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं, वो हाइजीनिक मेजर्स नहीं लेते हैं, तो फार्मूला मिल्क से डायरिया, निमोनिया और इन्फेक्शंस, सेप्सिस, ये तमाम खदशात जो है वो बच्चे को ख़तरात जो है वो बच्चे को जो है वो लाहक हो सकते हैं। सो पहली बात कि दूध, माँ का दूध जो है वो नेचुरल है और वो उसी तरीके से बन रहा है वक्त के साथ साथ जैसे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फार्मूला मिल्क है वो तो एक डेड प्रोडक्ट है, उसमें कोई लिविंग सेल्स नहीं है, वो एक सबके लिए यकसा है। ठीक है, अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे की नीड और डिमांड और उसकी एज के हिसाब से होगा, लेकिन फार्मूला मिल्क तो सबके लिए सेम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। सो जब इसको मार्केटिंग करते हैं फार्मूला प्रोडक्ट की तो बताते हैं कि इसमें हमने DHA डाल दिया है और हमने इसमें ओमेगा 3 डाल दिया है और ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से माँओं का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक जो है वो शटर डाउन हो जाता है। तो हमें माँओं को ये आगाही देने की ज़रूरत है कि देखें, हज़ारों इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कि आपको नहीं बताया जाता कि फार्मूला मिल्क में नहीं है, लेकिन जो 2 डाले उन्होंने वो ज़रूर उसको मार्केट करके बताएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क से इससे कहीं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जैसे ही ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के पेट में जाता है पहली दफ़ा, जब पहला मिल्क बच्चा लेता है, तो वो उसके स्टमक की लाइनिंग को कोट कर देता है, कवर कर देता है। और जैसा कि ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टमक है और आंतें हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में सबसे बड़ा ऑर्गन है।
तो पहला ही फीड जब अंदर जाता है तो वो इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। इसके बाद 6 माह तक वो इम्यूनिटी, वो वैक्सीन माँ अपने बच्चे को प्रोवाइड करती रहती है। तो उसके बाद जब बच्चा खाने पीने के लायक होता है तो वो उसको बेहतर तरीके से टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ से उसकी परफेक्ट फाउंडेशन बनती है। जब हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो हम फॉर्मूले में बच्चे को यूं करके पिलाते हैं ना, अपनी गोद में लेके, तो उससे माँ के साथ अटैचमेंट नहीं होती है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा फ्यूचर में, लॉन्ग रन में, चूँकि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो फॉर्मूला के हैं, जैसे प्रोटीन है, वो वे प्रोटीन नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में वे प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है और केसीन का जो है वो कम होता है, जबकि डब्बे के अंदर केसीन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। Now this casein is very harmful for the kidneys. न्यूबॉर्न की किडनी, जिगर के लिए वो बहुत भारी होता है और उसको डाइजेस्ट नहीं होने देता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम माएँ कुछ टाइम के लिए, जब सिजेरियन सेक्शन का पेन होता है, इनिशिएट नहीं कर पाती हैं, फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाती है, 10 दिन के बाद दे कम टू मी एंड दे से कि मेरा बच्चा टॉलरेट नहीं कर रहा, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, मैं जितनी दफ़ा भी दे रही हूँ बच्चा जो है वो दूध बाहर निकाल रहा है। तो उस सूरत में वो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरा दूध सूख चुका है, अब दोबारा से मुझे हेल्प करें कि मैं किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करूं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो फार्मूला में मौजूद हैं वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं और लॉन्ग रन में बच्चे को एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो उनकी खून की नालियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये तमाम बीमारियां उनको लॉन्ग रन में लाहक हो सकती हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जैसा या ब्रेस्ट मिल्क जैसा कोई भी दूध नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए मुकम्मल नशोनुमा है, कंप्लीट पैकेज है, ना सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बल्कि आपको ये बच्चे की जहनी, नफ्सियाती, जिस्मानी नशोनुमा करता है और माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग को भी बेहतर करता है, जिससे हम एक कामयाब और रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं।